अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं आरजू काज़मी। और जी आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के ऊपर, जिस पे अक्सर आपने देखा है कि इंडियन टीवी पे और इंडियन जो पैनलिस्ट होते हैं, उनके जर्नलिस्ट हैं, उनके एनालिस्ट हैं, वो हर वक्त डिफरेंट किस्म की ट्वीट्स करते रहते हैं, शोज करते रहते हैं। तो आज हम जरा हम खुद भी बलूचिस्तान पे बात करते हैं कि असल में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से है, किस हद तक प्रोपेगेंडा है और किस हद तक बात में सच्चाई है। तो उसके लिए जी हमें ज्वाइन किया है आज नसीम खान अचकजई साहब ने। आपका थिंक टैंक भी है और इसके अलावा बहुत कुछ है। ये बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम इनसे पूछेंगे तो ये अपनी एक आपको कहना चाहिए प्रोफाइल पूरी नसीम हमें बताएंगे। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है जी फखर यूसुफ जई ने। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर हैं और एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी नसीम, सबसे पहले आपकी तरफ चलूंगी। आप मुझे थोड़ा सा पहले अपना प्रोफाइल डिटेल से बता दें ताकि हमारे व्यूअर्स को पता लग जाए। जी नाम चूंकि आप बता चुकी हैं तो मैं एक थिंक टैंक है जो कि फोकस्ड है बलूचिस्तान के ऊपर, जिसका नाम बोलान डेवलपमेंट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये पिछले साल हमारी एक नई काविश थी बलूचिस्तान के लिए कि उस बलूचिस्तान में पॉलिसी से रिलेटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट दी जाए। बाकी जो उधर इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी सपोर्ट के लिए, खास करके फिर हमारी यूथ का एक जो एक सेगमेंट है उसके लिए। उसके साथ साथ ही चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जाम कमाल साहब की एक टास्क फोर्स है यूथ स्पोर्ट्स कल्चर और टूरिज्म के ऊपर, जिसके ऊपर हमारा खास फोकस है। उसमें एजुकेशन भी शामिल है, तो मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। और जितने भी बलूचिस्तान की मदद किसी भी जगह की जाए, चाहे वो लॉबिंग हो, चाहे उसको रिप्रेजेंट करना हो, चाहे उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करना हो, या टूरिज्म के सेक्टर में लोगों को लेके आना हो, तो वो मोबिलाइजेशन जो है वो हम करते रहते हैं थ्रू आउट और अराउंड द वर्ल्ड। खासकर उसमें हमारा एक स्पेशल फोकस, जिनकी आप सीपेक की बातें होती रहती हैं, तो एक खास फोकस हमारा चाइना के ऊपर है। उनके साथ हमारी इंटरेक्शंस और जो काम है वो इस मद में ज्यादा है। तो उस तरह का कुछ कोशिश है जो कि हम करते रहते हैं पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से, थिंक टैंक की जानिब से। और टास्क फोर्स जो है वो अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर, उस चीज पे फोकस। मुझे ये बताइए नजीम कि हम बहुत ज्यादा सुनते हैं, खास तौर पे इंडियन मीडिया की तरफ से, इंडियन जो पब्लिक है उसकी तरफ से, बलूचिस्तान में तहरीकें चल रही हैं कि जी बलूचिस्तान को अलग किया जाए, बलूचिस्तान को आजाद किया जाए। इस तरह की बातें कहाँ तक सच है? क्योंकि आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो आप हमें सही पिक्चर बता सकते हैं कि क्या वहां पर हो रहा है और लोग कितने परेशान हैं, या ये कि सब कुछ ठीक है? ये जो वीडियोस रिलीज होती रहती हैं इंडियन मीडिया पे, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और उनके ट्विटर अकाउंट्स पे, ये कहाँ तक सच है? देखें, तारीखी तौर पर देखा जाए तो हम देखते हैं कि ऐसी कुछ जिनको हम कहते थे कि इंसर्जेंसी मूवमेंट्स, वो एक हद तक चली थी और उनका कुछ प्रेजेंस जो कि ऑन ग्राउंड अब बहुत कम है, यानी कि ना होने के बराबर। अगर आज के दिन की बात करूं मैं, तो ये हिस्टोरिकली थी इसका हिस्सा, और उसको बहुत सारी तरह से और बहुत मुख्तलिफ अदवार में उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। खास करके इंडिया की जानिब से उसका एक बहुत बड़ा रोल था उस पूरे में। और अब कुलभूषण यादव जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, तो वो एक बड़ी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। और उसके अलावा आप उसको अगर आप नजर में रखें तो फिर आप ये सोच सकते हैं कि वो इंटरवेंशन कितनी हद तक और कहाँ कहाँ हो सकती है। अब देखिए आजकल की अगर बात करें तो हम ये नहीं देख पाते कि इस तरह का कुछ है कि जी आप बलूचिस्तान में उतरेंगे तो पता नहीं जाने क्या हो जाएगा। अब मैं बलूचिस्तान सूबा तकरीबन सारा बाय रोड देख चुका हूँ, घूम चुका हूँ। काम की वजह से जाना भी पड़ता है, चाहे वो गवादर हो, चाहे वो हमारी तरफ से ले लें किला अब्दुल्ला बॉर्डर, क्योंकि हमारे दो बड़े तवील बॉर्डर्स हैं ईरान और अफगानिस्तान के साथ। तो वो उन बॉर्डर्स को एक तो
उसको सिक्योर करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो वो इसी वजह से उस पूरे सूबे को, चूंकि उसका लैंड मास जो है वो सबसे बड़ा है पाकिस्तान पूरे में, तो उसको सिक्योर करना एक बहुत बड़ा अपहिल टास्क होता है। तो वो ये लोगों की बातें, वीडियोस जारी करना, वीडियोस तो देखें आप, तफ्तान, अभी आप ये जब कोरोना का मामला शुरू हुआ तो तफ्तान से रिलेटेड कुछ वीडियोस आना शुरू हुई। उनमें से 2 ऐसी वीडियोस भी थी जो अफगानिस्तान की वीडियोस थी, और ये दिखाया गया कि ये कैंप है जी तफ्तान पे लगा हुआ है, और इस पे देखें इनको ज़ायरीन को ऐसे डाल दिया उन्होंने एक साथ, और ये देखें ये सूरत हाल। तो बाद में वो पता चला कि जी वो तो फेक वीडियो है, अफगानिस्तान में किसी शहर आपकी ऑडियो रुकी है। एक्सप्लॉइट करने की कोशिश में होते हैं, जिनको हम ये भी कह सकते हैं, जैसे आप दहशतगर्द अनासर की बात करें, अगर वो आपको दिखें कि आपका कहीं पे सिक्योरिटी लैप्स है, तो वो उसी जगह को आपको टारगेट करते हैं ताकि वो उनके लिए आसानी होती है और आपको ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। तो ये एक जमाने में हालात खराब थे और आउट ऑफ कंट्रोल भी थे। लेकिन ये मैं खास करके बात अगर करूं कि भुट्टी साहब की डेथ के बाद हालात काफी हद तक खराब हुए। इस हद तक भी खराब हुए कि आप ये भी नहीं सोच सकते थे कि 14 अगस्त पे जो आप इवेंट्स आपके होते थे सरकारी, उनको कराना भी एक मुश्किल काम था, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर इस तरह का बना हुआ था कि लोग लोगों से डरते थे। और कुछ अटैक्स थे, देखें जैसे आप चलते फिरते कोई आप ग्रेनेड का फेंक दिया जाता था किसी की दुकान में, इस तरह के हालात थे। और हम उसी वक्त उधर ही थे, सब कुछ हमारी नजरों के सामने। ऐसा नहीं कि मैं कोई इधर बैठ के आपको वो कमेंट्री करके बता रहा हूँ कि जी ये मेरा जो है वो पर्सपेक्टिव है। तो ये चीजें थी। फिर विद टाइम देखिए गलतियां थी हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे मुख्तलिफ अदवार में हमारे मुल्कों अपना हमारी गवर्नमेंट्स की तरफ से गलतियां कोताहियां होती रही, और कुछ हमारे लोगों का अपना भी कसूर क्या था। गलतियां थी वो बताएंगे आप? तो फिर देखें देखिए अब आप चाहे वो ये कह लें कि रिसोर्सेज को लेके, मतलब छोटी से छोटी चीजें आप बेशक ले लें कि आप अगर जॉब कोटा की बात करें फेडरल में, तो उसमें एलोकेशंस देखें बलूचिस्तान से लोगों की, आप जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनमें एलोकेशन देखें बलूचिस्तान के लोगों की। फिर दूसरी बात ये कि बड़ा मसला ये था कि अगर आपने अब बलूचिस्तान पूरे में इंडस्ट्री उस तरह नहीं है जिस तरह आप देखते हैं कि पंजाब या सिंध में। अब लेकिन देखें गैस अगर आपको सप्लाई होती है सुई से, तो उससे 25 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसमें गैस नहीं है, या कोयटा शहर में बहुत सारे ऐसे इलाके थे जिसमें गैस नहीं थी। तो वो एक बैलेंस नहीं रखा गया टाइम एंड अगेन। उसकी वजूहत सियासी भी हो सकती हैं और जाती भी हो सकती हैं, और उन अदवार में किन की हुकूमतें थी, किन्होंने किया किन्होंने नहीं की है। तो फिर ये भी होता है कि मैं हमेशा सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं ये कहता हूँ कि जी वफाक की ही गलती थी। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि फर्ज करें आप अगर मुझसे किसी चीज का कोऑपरेशन करने आए, और मैं जो हूँ मेरी ना नेगोशिएशन स्किल्स हैं ना मेरा उसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट होता है, और मैं उसका अपने जाती इंटरेस्ट को उसके ऊपर वो देता हूँ फोकस, और बाकी काम को छोड़ देता हूँ, तो फिर तो गलती मेरी भी है ना कि मैंने आपके साथ ये मुआहदा किस सतह पे किया। जैसे कि फर्स्ट करें सीपेक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं कि जी सीपेक ऐसा है और ये ऐसे हो जाएगा। बात ये अगर कोई मुल्क आपके पास आ रहा है कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आपकी भी तो वो एक माहिरीन की टीम बैठी होती है, जो आप हम मतलब माशाल्लाह से 22 करोड़ आवाम सारी ही जो है वो फाइनेंस की भी एक्सपर्ट है, वो फॉरेन अफेयर्स की भी एक्सपर्ट है, वो हर चीज में एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं ये वो मुआहदे करते हुए उनको याद नहीं रहता, 4-5 साल बाद उनको याद आता है कि नहीं ये चीज हमने गलत की थी। तो ये इस तरह की भी वजूहात रह चुकी हैं। तो इस वजह से हालात को लोगों ने तूल दिया। कुछ लोगों के लिए वो सियासी मफादात थे उसमें, उन्होंने उसको ठीक समझा उस वक्त में, लेकिन ये नहीं सोचा कि ये जो है लॉन्ग लास्टिंग इसकी मामलात होंगे और शायद घूम फिर के वापस हम पे आ जाए। अब करंटली सिचुएशन ये देखें, अब गवादर पोर्ट है वो ऑपरेशनल हो चुका है। उस हद तक ऑपरेशनल आप उसको अगर ना समझें, जैसे कराची के पोर्ट की आप बात करें, कराची में सिंध में, लेकिन वो ऑपरेशनल है, आप जाके देखें। फिर दूसरी बात ये, आप अपनी कोस्टल हाईवे पे अगर आप ट्रैवल करें फ्रॉम कराची ऑल द वे टू गवादर, तो आप देखते हैं कि इस तरह हालात नहीं है कि जी चौकियां लगी हुई हैं, फौज खड़ी हुई है तो आप मर जाएंगे, आप नहीं जा सकते। लोग टूरिस्ट जाते हैं, और ये भी उस तरह नहीं है कि जी आपको पर्दों में जाकर बेचते हैं। आप जाके टूरिस्ट देखें तो सही, आप कुंड मलीर एक जगह है उसमें आप देखें रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, आप ना मानने वाली बात होती। अब वो साइड जो है उसको कोई प्रोजेक्ट नहीं करता। हाँ ये है कि
छोटे छोटे इलाके होंगे जिसमें ये खदशा होगा कि यार इधर से कहीं ये लोग ना निकल आए अटैक ना करने के लिए। तो वो, लेकिन वो उस तरह अब नहीं रहा। अब देखें क्वेटा शहर में, मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्वेटा शहर में एक जमाने में जितने भी दहशतगर्द हमले होते थे वो हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ जरूर होता था, और खास करके ये छोटे टारगेट किलिंग्स वगैरह इसका बड़ा रुझान था उस वक्त में, और वो होते रहते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखें कि चाइनीज कंपनीज, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, वो काम कर रही हैं चागी में भी, गवादर में भी। फिर इसी तरह अभी आप देखें फॉरेनर्स के इन्फ्लक्स देखें आप बलूचिस्तान में कि कितने लोग अभी जाते हैं। पहले डिप्लोमेट्स भी नहीं जाते थे, बहुत मुश्किल से जाया करते थे। अब आप देखें उनका जाना जो है पिछले कुछ अरसे में, पिछले साल से लेके है। मैं खुद आपको अपनी मिसाल दूं, हमने 6 दिसंबर को हम 82 फॉरेनर्स थे 39 डिफरेंट कंट्रीज के, जिनको हम क्वेटा लेके गए, क्योंकि हम ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज ये एक इम्प्रेशन देना चाह रहे हैं कि वो चीज़ नहीं रही, मतलब जो लोग दिखाना चाहते थे कि जी बलूचिस्तान में ऐसा है। क्योंकि आप हिस्टोरिकली देखें ना, बलूचिस्तान की जो सिचुएशन थी वो इस तरह थी कि आप पुरानी तस्वीरें जो हमारे पेरेंट्स के पास हैं, उन तस्वीरों आप देखें, फॉरेनर्स का घूमना, खुला घूमना फिरना होता था। तो ये चीज़ तो कोई भी नहीं थी कि जी आपको निकलेंगे तो आपको लोग मार देंगे। फिर मेहमान नवाजी की बात लोग सारे करते हैं कि हैं, तो वो सारे नासिरी वो एस्पेक्ट्स जो है वो कोई बंदा वो अपने ट्रेडिशंस को भूल नहीं सकता। ये बस सिर्फ ये कि कुछ लोग, मिसाल के तौर पे आपको मैं बताऊं कि जी जिसका हाथ नहीं बैठा किसी चीज पे या उसको कुछ मिला नहीं, तो वो जो है प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है कि जी फला काम ही गलत। तो उस मतलब अगर मैं कुछ अपॉइंट ना हुआ तो मैं बोलूंगा जी ये तो सीट ही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसकी तो फॉर्मेशन ही नहीं है क्योंकि मैं नहीं हो सका। सही इसी लोग थे जिनके मसले मसाइल थे, कुछ जेन्युइन, लेकिन बाद में वो जो है वो सियासी रंग पकड़ गए और उसको पीछे से सपोर्ट आई। लेकिन उससे खराब बहुत हुआ है ना मामला जो है वो इंडिया ने उठाया। और फखर आप क्या कहेंगे? आपने बात सुनी चकजई साहब की, हम इनसे मतलब आगे आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ये अलग तोड़ के अलग कर देना, आजादी मांगने वाली तहरीक चलने की वीडियोस, वो किस तरह फखर आप देखते हैं? बिल्कुल सही आरजू, ये चकजई साहब ने भी बात की और काफी सारी चीजें इन्होंने मतलब क्वेटा की सिचुएशन के बारे में इन्होंने बात की। ग्वादर का जो साउदर्न बलूचिस्तान है, हमारे बॉर्डर्स हैं, चमन बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान को टच करता है और तफ्तान वगैरह जो ईरान को टच करता है। मैं इत्तेफाक हुआ मुझे एक दो दफा, मतलब एक पिछले 2 सालों की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्वादर जाने का हुआ, तुर्बत गया हूँ मैं, जीवनी वगैरह और उनके सराउंडिंग्स में नो डाउट बहुत खूबसूरत जगह हैं। बल्कि दारान बीच तो मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि यार ये कहाँ पे हो, आप किसी और कंट्री में हो, क्योंकि बिल्कुल साफ सुथरा पानी है और उसका बड़ा खूबसूरत, जिसे कहते हैं कि मतलब वो रेत है रेड कलर की और बड़ा। लेकिन बात एक आती है यहाँ पर कि वहां पे चले मैं तो चला गया, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, चले मुझे सिक्योरिटी या जो भी चीजें थी, मैं पहुंच गया वहां पे और मैंने तकरीबन पूरा एक हफ्ता वहां पे गुजारा और बड़ा अच्छा एक्सप्लोर किया। उसके ऊपर मेरा एक आर्टिकल भी एक इंग्लिश डेली के लिए है। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ा सा परेशान करती है वो ये है कि एक तो वहाँ के जो लोग हैं बेसिकली गवादर के अपने, मैं उन लोगों से मिला जो गवादर सिटी के अंदर रहने वाले लोग हैं, उधर मैंने उनके साथ 2 दिन मैंने उनके साथ गुजारे। बिलीव मी, मेरी मुख्तलिफ मतलब ऑन कैमरा भी कुछ लोगों से मैंने इंटरव्यूज भी किए और प्लस उसके अलावा वैसे भी मेरी जनरल डिस्कशन भी लोगों के साथ वैसे ही किसी गली मोहल्ले से मैं जा रहा हूँ या किसी और जगह से, तो मतलब लोगों से मैंने बातचीत की। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आप लोगों को सामने नजर आ रहा है गवादर पोर्ट है, बड़ा खूबसूरत व्यू होता है रात के टाइम और बड़ा मतलब जबरदस्त। मैंने कहा आप लोगों की किस्मत बदलने वाली है। तो मुझे मतलब बुजुर्ग लोग वहां पे, मर्द और खवातीन दोनों की बात कर, कहते बेटा हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बेसिक चीज पानी, जिसके ऊपर वाटर के ऊपर मैंने एक मतलब लिखा, वो चीज उन्होंने कहा कि यार हमारे पास अवेलेबल नहीं है, पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वो उनका सबसे बड़ा एक, जिसे कहते हैं कि एक मैं ये कहूंगा बड़ी ख्वाहिश उन्होंने इस चीज की कि चलें ठीक है, कुछ लोगों को नौकरियां भी मिली वहां पे गवादर पोर्ट के अंदर जो थोड़े मतलब एजुकेटेड थे या किसी के पास थोड़ी बहुत टेक्निकल स्किल्स थी वो थी।
अब ये है कि जिनके पास टेक्निकल स्किल्स नहीं है, नो डाउट वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के वहां पे, मैं मतलब गवादर पोर्ट की जो अथॉरिटी है उसमें भी जब मैं लोगों से मिला तो मुख्तलिफ इलाकों से थे, लेकिन मेजोरिटी लोग बलूचिस्तान के मुझे मिले। ये मुझे खुशी हुई इस चीज की कि वहां पे मतलब मुझे अगर डिप्टी डायरेक्टर मिला तो वो बलूचिस्तान के किसी इलाके से था, इंजीनियर कोई और मिला तो वो मतलब उन इलाकों से था। ये मुझे एक अच्छी मतलब खुशी हुई। लेकिन इस बात के ऊपर कि जब आप के लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज नहीं होती, मतलब जिस तरह पानी है, पानी के बगैर आप मतलब शायद खाना आप 3 टाइम दिन में खाते हैं, लेकिन पानी आप हो सकते हैं 10 टाइम दिन में पीते हैं। वहां पे एक और उन लोगों ने मुझे अपना एक कंसर्न बताया कि इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास बिजली मतलब पता ही नहीं होता कि यार बिजली है भी कि नहीं। ये सिर्फ ग्वादर शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके सराउंडिंग्स में जितने इलाके हैं। अशकदई साहब मुझसे ज्यादा बेहतर इसलिए जानते हैं कि वो लाजमी सी बात है, उनका ज्यादा फोकस है, उनका सूबा है। हम तो चलो अगर साल में 1 दफा गए या साल में 2 दफा गए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, ये तो परमानेंट वहां के हैं, इनको ज्यादा बेहतर होगा। शायद इनकी जाम कमाल साहब या दूसरे लोगों से बात भी हुई। तो मेरा कंसर्न अभी भी यही है कि मतलब तुर्बत जैसे इलाके से पानी गवादर लाया जाता है, कुछ मतलब डिसैलिनेशन प्लांट चाइना ने, वो डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि ये बोलेंगे ज्यादा बेहतर लगेगा। तो ये चीजें थोड़ी सी इसके ऊपर कैसे ओवरकम किया गया अभी तक। लेकिन मुझे ये बताइए ना चक्री साहब कि मुझे वो जो मेरा क्वेश्चन पहले भी था कि ये जो वीडियोस आती हैं कि जी उसको काट के अलग करने की बात हो रही है, सेपरेशन की बात हो रही है, आजादी मांग रहे हैं, वो बात कहाँ तक ठीक है? और पहले आप बिल्कुल जो फखर ने बात की, आप फखर को रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप ये जरूर बताएं कि क्या ये वीडियोस जेन्युइन है या इंडिया ने खुद बनाई हुई है, ये किस किस्म की तहरीक चल रही है, अगर चल रही है तो ये हो क्या रहा है? ये इस मतलब ये जो जवाब है, ये दोनों फखर साहब की भी और आपकी भी जो है वो उसको मैं मिला के उसको एक जवाब बनाता हूँ। देखें, जैसे फखर साहब ने जिक्र किया कि गवादर में जो गवादर के अपनी लोकल लोग हैं उनकी आबादी 1.5 लाख से कम है या उसके लगभग है, 90,000 के अराउंड अबाउट आई थिंक। तो उससे कम की आबादी है उसकी। और हिस्टोरिकली जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने अपने सूबे के लिए हमारे लोगों ने जो, तो मिसाल गवादर की बात तो हम 2011 से सुनते आ रहे हैं कि गवादर है, गवादर है, गवादर है, गवादर है, और इसके एक एक प्लॉट को 5-5 दफा बेच भी दिया चुका है प्रॉपर्टी वालों के हाथों। जी ये देखें गवादर बनेगा तो शारजा होगा, दुबई होगा। तो हकायक कुछ तल्ख सी हैं। अब गवादर ये भी गए, इन्होंने कहीं रैली तो नहीं देखी होगी कि आम लोग निकले होंगे, उन्होंने बोला होगा हमें आजाद करो, या तुर्बत में कोई आम वैसे आम रैलियां नहीं चलती जिस तरह इधर आप प्रोटेस्ट देखते हैं बाकी जगहों में। इस तरह का कोई वो नहीं है जो तासुर दिया जाता है, क्योंकि देखें वो तो लोगों के पास, मेजोरिटी लोगों के पास 2 वक्त का खाना नहीं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल, फखर साहब घूमे हुए हैं, उनसे उन्होंने भी देखा होगा क्या सूरत हाल है। अब आप जिन इलाकों में आप इनकी बात करती हैं, जैसे तुर्बत है, एक डॉक्टर मालिक बलोच साहब का इलाका था जो कि 2.5 साल चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। फिर उसके बाद जहरी साहब चीफ मिनिस्टर थे, खैर 6 माह पहले उनको हटा दिया गया, जो भी सियासी बहस है उसमें नहीं जाना चाहता। और इससे पहले भी जितने भी वजीर आला या गवर्नर में कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज थी, वजीर आलों की बात करता हूँ मैं, जितने भी वजीर आला बलूचिस्तान में आए उनमें से इम्पोर्टेड कोई नहीं था, मेड इन इंग्लैंड कोई नहीं था, ये सब मेड इन बलूचिस्तान थे। तो वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अगर खुद एक स्टांस ना ले सकूं और उसका इम्पैक्ट मेरे लोगों पे आता हो, तो मैं उस कुर्सी से बेहतर उसको छोड़ दिया जाए। कुर्सी से उतरने के बाद, टेन्योर खत्म होने के बाद, फिर आप मैं जितना भी चीखूं चिल्लाऊं ये हो गया, उसका कोई फायदा नहीं। देखें आप जब कंट्रोल में हो तो उस वक्त आप फैसले लें और सब चीजें मंजरेआम पे लाएं। अब मैं उसी बात पे आता हूँ कि जी वीडियोस देखें, लोगों के पास जब खाने का वक्त ना हो, मतलब उनके वसाइल ना हो, उनको ये चीजें न याद रहती है, ना उसमें कोई इंटरेस्ट रहता है। अब क्योंकि लोग अपने एक रोजगार की उसमें तलाश में निकले हुए होते हैं। आप जैसे गवादर में ले लें, ज्यादातर काम क्या है उधर लोगों का? फिशरीज का, फिशरमैन है मेजोरिटी उनकी, जिनकी रोजी रोटी जो है वो माहीगीरी के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो जो है वो ये चीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम इस चीज में शामिल हो जाएं, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन उसको अलाउ नहीं करती है, उनको वो टाइम ही नहीं दे पाती। तो वो जो वीडियोस जिनकी ये बातें करते हैं, वो पता नहीं कहाँ से निकाल के और कौन सी वीडियोस देते हैं। और कुछ चंद अनासिर हैं
जो कोई स्विट्जरलैंड में होगा, कोई लंदन में होगा, उधर से बैठ के अगर चलाना है तो इस तरह तो वो तो फिर सब करते हैं कि जी कमेंट्री है ना वो उसके ऊपर कि आप कुछ भी कह दें। हाँ ये है कि इजीली एक्सप्लॉइटेबल है सिचुएशन, वो इस वजह से क्योंकि गुर्बत है। तो अगर किसी बंदे के पास उसकी कमाई 5,000 रुपए से भी कम हो महीने की और मैं उसको जाके 10,000 रुपए दे दूं कि भाई मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, तो वो तो कुछ भी करेगा। तो इस वजह से वो जो लूपहोल्स हैं वो तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरी बात ये कि जिस तरह तासुब दिया जाता है उस तरह का कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सूबे में आप जाएं, आप देखिए लोग जाते हैं, ये कि जो लोकल होता है उसको कोई आसानी होती है, लोकल के साथ मेहमान आ गया वो भी चले गए। बाकी ये कि फॉरेनर जो है, मैं आपको मिसाल दूं, फॉरेनर जो है एक एक अरसा रहा एक ब्रेक जिसमें लोगों की आमदोरफ्त बंद हुई, महदूद हुई, क्योंकि हालात को मद्देनजर रखते हुए तो एक चीज रुक सी गई। अब उसको दोबारा रिवाइव करने में उसकी मिसाल ये जैसे सवात है, जैसे सवात में एक जमाने में ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद और उसके बीच का जो एक टाइम पीरियड था, तो उसके बाद अब देखें एक टाइम में आप सवात का नाम लेते थे तो लोग बोलते थे नहीं, फिर अब आप देखते हैं उसको, लेकिन स्लोली स्टेडीली जो है उसको स्टेप वाइज दोबारा रिवाइव किया गया और लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। अब आप गए, आप कोई मसला नहीं, आपको कोई भी तालिब तो नहीं नजर आता उधर खुला। हाँ छोटे मोटे अगर वारदात है वो तो हर शहर में होती हैं और सिर्फ हमारे मुल्क में तो नहीं, हर जगह में है। तो दूसरा ये था कि ये मैं आपको कहूँ कुछ ग्रुप्स हैं, अगर देखें अगर आइडियोलॉजी एक हो तो फिर आप अगर आइडियोलॉजी एक हो तो फिर आपकी डिफरेंट धड़े और ग्रुप्स नहीं होते, क्योंकि अगर आपकी आइडियोलॉजी एक है तो फिर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रहें। अब जिन ऑर्गेनाइजेशंस की वीडियोस ये दिखाते हैं, जिन लोगों की वीडियोस इंडियन मीडिया हाईलाइट करता है, उनके तो 6 डिफरेंट तो ग्रुप्स हैं उनके, कोई किसी नाम से है, कोई किसी नाम से है, कोई किसी नाम से है। तो दूसरा ये कि ऑन ग्राउंड तो उनमें से कोई भी नहीं है, तो फिर ये भी तो लोग भी तो देखते हैं ना कि आप खुद बैठे हुए बाहर और लड़ू मैं कि मेरे पास ना खाना हो ना पहनने को कपड़े हों। ये जो सो कॉल्ड लीडर बने रहते हैं फखर, अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा मेजर गौरव और वैभव सिंह जी ने एक इंटरव्यू बनाया था, जो अपने आप को उनको मतलब जो जिनका इंटरव्यू बनाया था उनको वो बता रहे थे कि जी ये फ्रीडम फाइटर है, बलूचिस्तान से फ्रीडम एग्जैक्टली बेसिकली आप नाम ले सकते हैं, आप नाम ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल मैं लूंगा। हरबियार मरी साहब की साहब हम बात कर रहे हैं कि वो लंदन में बैठे हुए हैं, बरामदा बुक्की साहब है, सुलेमान दाऊद साहब है, खान कल्लात के जो पोते हैं, इन 3 लोगों को मेरे ख्याल हम देख रहे हैं। और मेरा जवाब भी उनको ये था कि यार अगर हम बुक्की फैमिली की बात करते हैं, मुझे आज भी बुक्की नवाबजादा बुक्की साहब का बेहद अफसोस है। जिस तरह मेरा अपना मतलब दादा हो या मतलब हमारे बुजुर्ग हो, उसी तरह सेम एज इट इज मुझे उनका अफसोस है कि मुशर्रफ गवर्नमेंट में जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। या इस तरह का अताउल्लाह मेंगल साहब की बात होती है, वो भी हमारे मतलब बुजुर्गों में से हैं। इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मुझे खुशी इस चीज की भी होती है कि हमारे जो अख्तर मेंगल साहब है, शुक्र है कि इस दफा उनकी पार्टी ने 6 सीट्स जीती हैं। उनके सेनेटर्स भी यहाँ हमारे साथ मतलब प्रोग्राम में हम उनको बुलाते रहते हैं, आते रहते हैं, बातचीत होती है। आगासन साहब हैं और डॉक्टर जमालदीनी साहब हैं। लेकिन इशू जो है प्रोपेगेंडा किया जाता है। मेरा सवाल आपसे भी ये, और मैंने उनको भी ये कहा था, हिंदुस्तान के जो लोग बात करते हैं, जो प्रोपेगेट करते हैं चीजों को, मैंने कहा यार हरबियार मरी साहब, मरी बहुत बड़ा ट्राइब है, नो डाउट अबाउट इट बलूचिस्तान में, लेकिन हरबियार मरी साहब वजह खुद कितने % लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने कहा राउंड अबाउट 60% जो पॉपुलेशन है वो बिलोंग करती है पश्तून कम्युनिटी से। जो रेस्ट ऑफ द 30 या 35% जो पॉपुलेशन है उसमें बलोच भी है, बराहमी बोलने वाले लोग भी है, और भी मुख्तलिफ लोग हमारे वहां पे बसते हैं, हमारे भाई हैं, हमारे इस मुल्क का हिस्सा है। तो मैंने कहा रिप्रेजेंटेशन कितने % की। दूसरी बात जो आपने भी की और मैं भी, मेरा भी यही सवाल है कि अगर मैं कहता हूं कि यार मैं पश्तून में यूसुफ जयू को लीड करना है फॉर एग्जांपल किसी भी XYZ में, लेकिन मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ या कराची में बैठा हूँ या मैं लंदन में, दुबई में, कहीं पे भी मैं बैठा हुआ हूँ, और वहां से मैं कहता हूँ कि यार ये सारी चीजें खुद ब खुद ही होती रहे, लोग बंदूकें भी उठा ले, मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ उनकी, कि उनकी जो मूवमेंट है उसके हवाले। तो
अब वो खुद बंदा अपनी एक बड़ी अच्छी लाइफ वहां पे, उनके बच्चे बीवी सब लोग उनके साथ वहां पे रह रहे हैं, खुद पढ़े हैं वहां से, उन्होंने मतलब अपनी ग्रेजुएशन की है रशिया से, और यूके में भी कुछ उन्होंने पढ़ा है। लेकिन जो यहाँ पे जिस तरह हमने बात की गुर्बत बलूचिस्तान में, मैंने जो अभी तक थोड़ा बहुत मैंने जो देखा है वहां पे, नो डाउट अबाउट इट कि कोई इंडस्ट्री मुझे नजर नहीं आई। कुछ मतलब जो हमारे एग्रीकल्चर है उससे लोग एसोसिएटेड हैं, वो भी कुछ अरसा पहले जो बारिशें कम होने की वजह से उस पर भी बड़ा एक बुरा असर पड़ा कि पानी का, फिर वही बात घूम फिर के वही पानी के ऊपर आ रही होती है। तो मसाइल है वहां पे या मसाइल थे वहां पर। अभी जिस तरह आप भी मतलब यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, अचगजई साहब, जाम कमाल साहब के साथ भी आपका उठना बैठना होगा, जो हमारे बलोच साहब, डॉक्टर साहब जो थे तुर्बत के, उनसे भी यकीनन मेरा भी एक दो दफा, क्योंकि मैं इंटरव्यू कर चुका हूं उनको, तो इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं कि अभी अगर हम पिछले 5 साल पुरानी अगर या 7 साल पुरानी अगर बात करते हैं और आज 2020 की हम बात करते हैं, कितना फर्क पड़ा है वहां पे गुर्बत के हवाले से। दूसरी चीज ये है कि इंसर्जेंसी भी शायद मेरा ख्याल में बहुत आसान टारगेट होता है। अगर मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं होंगे और मुझे कोई कहेगा कि यार हम आपको ये बंदूक देते हैं और इसके साथ हम आपको 2 लाख रुपए देते हैं, मैं कहूंगा ठीक है यार मैं लड़ूंगा, इस तरह मरने से बेहतर है कि मैं इस तरह मरूं। तो ये एक पॉइंट है। तो इसके ऊपर कितनी मतलब तब्दीली आप अभी देख रहे हैं, पिछले 5 से 7 सालों में कितनी बेहतरी आई? इसमें देखिए, अगर मैं बिल्कुल साफ सी बात करूं, हमारे अगर आप उसको गवर्नेंस स्ट्रक्चर को देख लें, गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है बलूचिस्तान का, उसमें काफी रिफॉर्म्स होने को हैं। आप अगर उसको, मैं कहूँ तो जो उसको ओवरऑल ढांचा है वो बिल्कुल, आप अभी मतलब जो मिसाल आप इसकी ये ले लें कि जो कोविड-19 या कोरोना वायरस का जब मामला शुरू हुआ, तो इसने ना सिर्फ पाकिस्तान में सिस्टम्स को बल्कि पूरी दुनिया में सिस्टम्स को एक्सपोज कर दिया। जी हेल्थ सिस्टम्स की दुनिया में कि इस मुल्क में क्या हालत है, इसमें क्या हालत है, फिर पाकिस्तान में देखें इस सूबे में क्या वो है और इस सूबे में क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिवली, हेल्थ वाइज, बाकी मामला, शऊर, तालीम, सब चीज़ों को उसी एक उसमें लेके आया। देखिए वक्त लोग गुजरे, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो उसी तरह ही रहा। अब आप देखें ब्यूरोक्रेसी भी एक बहुत बड़ा किरदार है उसका, और सियासतदानों का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। बहुत माजरत के साथ मैं कहना ही चाहता हूँ कि देखें हमारी असेंबली में सारे के सारे लोग जो हैं वो पढ़े लिखे शायद ना हो, या वो अपने उन फील्ड से ना हो जो जिनको जो मिनिस्ट्रीज दी जाती, तो वो शायद उसको उस तरह ना चला सके मिसाल। लेकिन उनको लोगों का वोट है, लोगों का वोट उनको पड़ा है, तो वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब बात आती है ब्यूरोक्रेसी पे। सेक्रेटरी ऑफ अ डिपार्टमेंट जो है होता है वो बैकबोन होता है एक उसका डिपार्टमेंट का, उसने उसको चलाना होता है, लेकिन वो जरा मैनिपुलेट इजीली कर सकता है क्योंकि ही इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। उसको पता होता है कि मैंने किस चीज को किधर से मोड़ना है। वो चीजें आप देखें, जैसे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो जाम कमाल साहब की हुकूमत है ये बिल्कुल नहीं चल रही, स्लो है, फैसले नहीं हो रहे, ऐसा नहीं हो रहा। इंटरनली अगर आप उसको देखें प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि रोड बना दो और रोड टूट जाए। अब देखें एक रोड का ठेका 6 दफा दिया गया है, वो एक रोड हर साल बनती है। और बलूचिस्तान माशाल्लाह से एक फ्लाईओवर था, पहला फ्लाईओवर जिसको बेनजीर फ्लाईओवर कहते हैं, उसको 8 साल लगे बनने में, 3 हुकूमतें गुजर गई, तीसरी हुकूमत में वो कंप्लीट हुआ। तो उस चीज से आपको अंदाजा हो जाता है कि ये नीचे आखिर सिस्टम किस तरह का है। तो मैं ये वो कह रहा था कि उसको रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो जब तक सिस्टम इस तरह चलेगा, देखें आप पॉवर्टी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक जो है वो बलूचिस्तान में बहुत सारे लोगों का डिपेंडेंसी जो है वो लाइफ स्टॉक पे। अब देखें आप जितने भी हमारे दूर दराज इलाकों में जाएं, आप सफर करें तो वो कुछ किलोमीटर बाद 3 घर होंगे वो एक गाँव होगा, फिर कुछ किलोमीटर बाद देखें 4 घर होंगे वो एक गाँव होगा। उसमें ये भेड़ बकरियां और इन चीजों का कोई दूध बेच रहा है, किस तरह की वो उनकी जो है वो लाइफ लाइन। तो स्ट्रक्चर के खोखले होने की वजह से देखें ना तो गुर्बत पे फोकस दिया गया। आप देखें, आप डाटा की बात करते हैं, आप बलूचिस्तान में आप डिपार्टमेंट्स के पास जाएं, हिस्टोरिकली भी आपके पास अब आजकल के टाइम में अगर आप देखें कोविड-19 वाले उसमें बिल्कुल मैं उसको फिट करता हूँ एग्जाम्पल को, कि आपको ये नहीं पता कि आपकी यंग लोग कितने हैं सूबे में, उनमें से मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, रोजगार पे कितने हैं, बेरोजगार कितने हैं, सूबे से बाहर कितने हैं, सूबे के अंदर कितने हैं।
और ये अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आप पॉलिसी कैसे बनाते हैं? क्योंकि और जो फर्ज करें कि आप कहते हैं कि जी मैंने जॉब क्रिएट करनी है, जॉब क्रिएशन करनी है सूबे में, और आपको ये इल्म है ही नहीं कि आपके तो लोग कितने हैं जिनको आप, जो आपके बेनिफिशरीज होंगे, तो आप उनके लिए क्या पॉलिसी बनाएंगे? और दूसरी बात यह कि पिछले अदवार में एक्सपेरिमेंट्स किए गए जी। एक्सपेरिमेंट्स में ये कहूंगा कि जी इंपोर्टेड लोग हैं, इंपोर्ट जो उनको हम कहते थे कि इंपोर्ट करके लाके लगाना, कंसल्टेंट्स सो कॉल्ड। वो कंसल्टेंट कहने में बड़ा लफ्ज होता है, कोई भी सूबा या कोई भी हुकूमत लेके आ जाती है, लाखों रुपए उनको दिए जाते हैं, उनको लोकल ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज होती है उनसे वो बिल्कुल लाइल में होते हैं, और फिर जब पॉलिसी बनती है वो जाके वो फेल हो जाती है, ना तो एग्जीक्यूट सही हो पाती है, ना काम होता है। तो बात पे वापस आता हूँ कि इस पे अगर आप पिछले 3 हुकूमतों के अदवार लें तो देखें जॉब्स कैसे क्रिएट होनी है, या पॉवर्टी में किस या कैसे उसमें फर्क पड़ना है, जब आपकी ना इंडस्ट्री बनी, ना कोई फैक्ट्री बनी, ना कोई नई यूनिवर्सिटी बनी जिसमें आप ये कहें कि कुछ हो सके, ना आपने बिजनेसेस को इतना फरोग दिया, ना आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पिछले अरसे में इतनी थी कि आप उसमें कोई जो है वो जॉब्स क्रिएट हो सके। तो ये तो पिछले कुछ आप ले लें, कोई 4-5 सालों में मैक्सिमम एक पहिया चला, क्योंकि उसमें पिछला ये भी था कि हालात की भी जो है वो खराब होने वजह जो वो है उसमें शामिल थी। अब उस पर फोकस होने लगा ही था कि कोरोना वायरस जो है उसकी आमद हो गई, तो वो सारी चीजें उस पर आके रुक गई। काम अगर मैं आपको कहूँ, सूबे में बहुत सा करने वाला है, और आप उसमें देखें जितने भी यंगस्टर्स हैं, हमारा भी ये मानना है कि जितने भी हमारे लोग सूबे से बाहर हैं वो वापस सूबे में आके काम करें, लेकिन बात ये है कि वो भी आगे से यंग पैशनेट लोग हैं, वो भी ये देखते हैं ना कि एटमोसफेयर किस तरह का है या प्लेटफॉर्म किस तरह के मैसर है, तो उसमें काम बहुत करने वाला है। अब आप खास करके देखें कि खुसूसी तालीम के शोबे में हमारे बहुत से स्कूल इस तरह हैं जो पिछले अरसे में उनमें गोस्ट स्कूल्स का भी एक कंपोनेंट था, उसमें गोस्ट टीचर्स का भी मामला है। फिर आप देखें कि जो लोगों की काम करने का एक तरीकाकार था, वो भी उस तरह कोई खास डेडिकेशन से नहीं दिखा। आप देखें ना, पास्ट में जितने भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स पकड़े गए बलूचिस्तान में से, 3-3 अरब 2-2 अरब रुपए जिनके घरों से निकले, आप खुद ये सोचें कि ये तो सरकारी ऑफिसर थे जो कि हर टाइम में गुजरे होंगे, तो वो और प्ली बार्गेन हो या जो भी हो उस मद में दोबारा निकले, और वो जब दोबारा उस कुर्सी पे आएगा तो वो दूध का दूल्हा तो नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से ये कुछ तल्ख हकायक हैं। सही, और लेकिन एक चीज और है चकधरी साहब, पाकिस्तान में अभी तक कौन सी गवर्नमेंट आई है जो अपने जिसे कहना चाहिए वोट लेकर आई हो? आपको मालूम है कि चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, जो छोटे इलाके हैं वहां के जो कहना चाहिए सरदार होते हैं या वडेरे होते हैं, ये आम लोग जो गरीब लोग होते हैं उनका आईडी कार्ड तो उनके पास पड़े होते हैं, और वो उन्हें बताते हैं कि जी तुमने जाना है, तुमने इस चीज के ऊपर ठप्पा लगाना है, वो जाते हैं, वो कर देते हैं। उनकी अपनी ना कोई मर्जी होती है, ना हो सकती है, और ना ही वो अपने हिसाब से अपनी पसंद से वोट दे सकते हैं। ये चीज कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये चीज आज भी होती है। इसी वजह से जो आपने भी बात की कि जो लोग बैठे होते हैं असेंबलीज में, उनको या कोई मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी होते हैं, उनको अपना काम ही करना नहीं आता, क्योंकि वो वोट लेकर आए ही नहीं। जिस तरीके से उन्होंने वोट लिए हैं उस तरीके से तो जाहिर है वो इसी तरह के लोग आएंगे कि आप उनसे कुछ और काम का बताएंगे और उनको वो चीज ही नहीं आती होगी। अभी भी इवन करंट गवर्नमेंट में भी मुझे आप कोई 2-4 मिनिस्टर्स बता दें जो ऐसी सीट्स पे बैठे हैं जो उनको उस काम का पता हो, उनको मालूम हो, इधर से उठाते हैं वो दूसरी जगह रख देते हैं। हर 6 महीने बाद यही ड्रामा चलता है कि जी इनका काम ठीक नहीं था, जी रिशफल हो रही है, ठीक है, तुमसे एक आदमी से एक काम ठीक नहीं हुआ, बजाय इसके उसको उठा के बाहर फेंके, उसको कोई दूसरी मिनिस्ट्री दे दी जाती है ताकि वो उधर जाके उसका बेड़ा गर्क करे। क्या कहेंगे फखर? एक तो ये मैं कहूंगा, बिल्कुल ये मसला है। अभी चौधरी साहब ने बात की गोस्ट स्कूल्स की, या फिर वहां पे जो रोड्स हैं
मेरी भी जिन मतलब लोगों से कभी कभार बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो वो कहते हैं कि हाँ यार वहां पे है, एक तरफ रोड जो बन रही होती है तो पीछे से जो अगर थोड़ी बहुत बनी होती है तो वो कड़ना शुरू हो जाती है। यानी ये हमारा स्टैंडर्ड है वहां पे कंस्ट्रक्शन का। और वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए पैसे कम होते हैं या कोई उसकी और वजह होती है, लेकिन उसकी एक वजह है मेन, वो है करप्शन। वो काबू में बिल्कुल नहीं आती। जो हुकूमत बनती है, अगर पिछली हुकूमत की हम बात, और शायद 64 उसमें से जो थे वो हुकूमत में थे और उनके पास कोई ना कोई मिनिस्ट्री थी। अब ठीक है, एक बहुत बड़ा सूबा है, लेकिन कोई डिलीवर तो करे ना। सिर्फ एक बात, अगर आप ये कहें कि मैं पंजाब को गाली दूंगा, कभी इसको गाली दूंगा, कभी उसको गाली दूंगा, तो ये नहीं है। ये मतलब कितना अरसा चलेगा कि अगर एक बंदा हमारे महमूद खान अचकजई साहब हैं, उनकी जो पीकेएम पार्टी है, उनकी ज्यादातर फोकस इस चीजों पे लगा रहता है कि यार हमने पंजाब ने ये कर दिया, फलान ने वो कर दिया। यकीन करें कि एक दिन पार्लियामेंट के अंदर मतलब जो बाहर लॉबी होती है, मैंने उनसे ये पूछना, मैंने कहा अचकजई साहब मुझे ये बताएं कि आपके पास भी एक बहुत बड़े पावरफुल आदमी, आपकी एक पार्टी, आपकी एक सीजनल पॉलिटिशियन है, आप मतलब जिसे कहते हैं ना दिल पे हाथ रख के बता दे कि आज तक आपने अपनी कौम के लिए क्या किया। हुकूमतें चले, ये वाली हुकूमत नहीं होगी, लेकिन इससे पिछली हुकूमत मियां नवाज शरीफ के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है। सिर्फ हुकूमत में उनके साथ नहीं थे, वैसे भी आपका उनके साथ बहुत उठना बैठना आना जाना है। तो क्या फायदा लिए, कम से कम जो वहां के लोग हैं उनके लिए कुछ ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करवा दे। अगर पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पे इंडस्ट्री लगाती या कुछ ऐसा करती है, मैं कहता हूँ चलो वहां पे इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप होता, कुछ और ऐसा मतलब सिस्टम शुरू किया जाए, वहां के एग्रीकल्चर को उसके ऊपर फोकस कर दो कि लोगों की। फिर उसके बाद एजुकेशन की बारी आती है। एजुकेशन के ऊपर मतलब हमारे यहाँ मतलब मैं उसके साथ करता हूँ अफसोस इसके पढ़े में। नसीम साहब को पता होगा बिल्कुल, HSN कॉलेज के पढ़े होंगे, लम्स में पढ़ते होंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, यानी लंदन, अमेरिका, पाकिस्तान की अच्छी इंस्टीट्यूशंस में वो लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर वहां के लोगों की बात की जाए तो बिलीव मी, वहां पे उनके पास 20-30 किलोमीटर में एक प्राइमरी स्कूल नहीं होता, नहीं है। दूसरी बात, मैं एक रिसर्च पढ़ी, मैं भी अब ये क्योंकि पुरानी रिसर्च कि वहां पे कहा गया था कि 150 किलोमीटर तक आपके पास एक छोटी सी डिस्पेंसरी बमुश्किल अवेलेबल है हेल्थ केयर सेक्टर में। और हम मतलब अगर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार वहां पे इंसर्जेंसी हो रही है या टेररिज्म को सपोर्ट मिल रही है, तो हम खुद ही सपोर्टर है भाई, उनको इंडिया ने तो करना है, उनका तो काम यही है। अगर हिंदुस्तान बैठा हुआ तो वो क्यों, क्या वो फूलों के हार हमें भिजवाएगा? कलभूषण को इसीलिए भिजवाया था उन्होंने, या फिर दूसरे तीसरे लोगों को हमारे घर मतलब जो हमारी जो लोग बैठे हुए लीडरशिप हमारी बाहर बैठी उनको सपोर्ट की जा रही है इस तरीके से। मुझे ये बताएं, मैं क्लोजिंग की तरफ जा रही हूँ, मुझे लास्ट कमेंट चाहिए अचकजई साहब आपसे कि मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे बलूचिस्तान के लोगों को कुछ तरक्की मिले, वो आगे बढ़े। और जो एक महरूमी का एहसास है, मैंने देखा है कि मीडिया भी बहुत कम डिस्कस करता है बलूचिस्तान, हम पूरे वक्त जो है वो पंजाब और सिंध को ही रोते रहते हैं, हमने बहुत कम, इवन KPK की बात भी करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के ऊपर शोज भी बहुत कम होते हैं, बात भी बहुत कम होती है, ज्यादातर हम इंटरनेट पे ही देखते हैं, चाहे वो गलत हो या सही, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसको किस तरह से आगे लेके आना चाहिए? देखें, अगर आप सूबे में हुकूमत की बात करते हैं तो ये मैं नहीं कहता कि मैं चूंकि उनके साथ मेरी एफिलिएशन है, क्योंकि मैं कोई सियासी पार्टी में तो नहीं हूँ, बीइंग अ प्रोफेशनल लाइन हेल्पिंग आउट, तो मैं देखता हूँ कि एक अच्छे और रीजनेबल जो है। अब दूसरी बात ये नहीं कि आपका अगर वालिद भी सियासतदान और चीफ मिनिस्टर रह चुका हो तो आप भी उसी की तरह ही उन्हीं की तरह हो, या आपका स्टाइल भी उनकी तरह हो, शायद आप उनसे बहुत डिफरेंट हो, क्योंकि दो भाई भी डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल उनकी सोच डिफरेंट होती है, उनके काम डिफरेंट होते हैं। तो देखें, एक फोकस्ड और वेरी एक्सेसिबल चीफ मिनिस्टर आई वुड से जो कि सूबे को मिले। अब देखें, हमारे लोग जो अपोजिशन होती है वो उसको ना वो 24 घंटे जारी रखते हैं
और उनको ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज पे ऑपोजिशन करनी है और कौन सी चीज पे ऑपोजिशन नहीं करनी। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे जिनको जिनको आप ऐसा कह लेंगे जी कि नेशनल इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट में दुनिया भर में किसी जगह में ऐसी सियासत नहीं होती, जहाँ के हमारे यहाँ उसमें भी होती है। तो फिर मैं नेशनल को उसको नीचे लेके आता हूँ और कहता हूँ कि प्रोविंस के लोगों का इंटरेस्ट जिधर हो, तो प्रोविंस के लोगों का इंटरेस्ट जिधर हो तो उस पर सियासत जो है उसको नहीं करनी चाहिए, ना फैक्ट्स को मरोना चाहिए। दूसरी उसमें बात यह है कि मैं ये कहता हूँ कि फोकस जो है और विद कमिटमेंट ये बहुत लाजमी है। देखिए हमारे सूबे में हम भी आते हैं ना, देखते हैं, जैसे उन्होंने बात की पंजाब वाला काम, हमने अपना काम खुद करना है ना। ये देखें बजट हमें भी एलोकेट होता है, पैसे भी हैं, सब कुछ है। और दूसरी बात ये नहीं कि आपको पंजाब को जितना बजट मिल रहा है आपको भी उतना बजट मिल रहा है। तो दूसरी एफिशिएंसी इस चीज में होती है कि आप अपनी रिसोर्सेज और अपनी चीजों को कितना कैसे मैनेज कर पाते हैं गिवन द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट यू हैव। और इसके तरीकाकार हैं तो नहीं कहते, या फिर आप हाथ खड़ा कर दें कि जी हमसे नहीं होता और हम नहीं करेंगे। तो देखिए पूरी दुनिया में मिसालें हैं, सिर्फ ये नहीं कि हम जो है वो किसी अनोखी सिचुएशन में हैं। बहुत सारे ममालिक हमारे इर्द गिर्द जो है वो किस कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं और उनके पास ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ करता था और अब है। तो वो जो एक कमिटमेंट है उसकी बड़ी जरूरत है। देखिए इधर जब बजट करीब आने लगता है ना तो हमारे सियासतदान ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं। ब्लैकमेलिंग ये शुरू करना चाहते हैं कि उनके इलाके के लिए या उनके उसके लिए जो फंड ज्यादा मुख्तस किए जाए। फिर वो हुकूमत का फोकस भी चला जाता है, लोगों का फोकस भी चला जाता है और लोगों के मसाइल बीच में ही रह जाते हैं। ये जो है वो आगे चलते रहते हैं, सदाबहार हैं। आप देखें ना इनमें से सारे उसमें शामिल हैं। तो देखें मुझे लगता है कि अब बलूचिस्तान के लोगों में ये वो 2005 या 2000 का बलूचिस्तान नहीं रहा। उनके यंग लोगों में सवाल करने की हिम्मत आ गई। जैसे आपने बात की ना सरदारी नवाबी निजाम की, वो उसकी अब कोई उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं रह गई कि मैं अगर आज इसको बोल रहा हूँ तो मैं मुझे कोई लेना देने नहीं कि महमूद खान अचकज़ई साहब क्या सोचते हैं कि मैं उनके खिलाफ बात करूँ या ना करूँ। मैं कर सकता हूँ, मुझे हक है, मैं देख रहा हूँ कोई काम नहीं हुआ। एक जमाने में ऐसा नहीं हुआ करता था कि जी इज्जत एहतराम और उसमें आप दब के रहते थे और करते थे। अब आप तुर्बत में किसी बच्ची को देख लें, वो चीफ मिनिस्टर को ट्विटर पे बोल देंगे कि जी ये गलत है, उसको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि एक मामला बनता है। इसी तरह गवादर से कोई बोल देगा, कोई मुझे बोल देगा, किसी को बोल देगा, तो वो उस तरह की चीज नहीं रही। और मैं ये कहता हूँ कि हमारे इन सियासतदानों को अब इनसिक्योर हो जाना चाहिए, हमारे सूबे वालों को, क्योंकि इनके ऑल्टरनेट जो है वो मैदान में आ चुके हुए हैं और लोग बाशूर होने लग गए आहिस्ता आहिस्ता। अब देखिए इंटरनेट, वो ये स्मार्टफोन कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह पहुंच गया। तो वो इनको अगर जैसे वक्त बदलता है चीजें बदल जाती हैं और आप किसी जगह पे ना उस तक कायम नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आपकी वो जो है खोखली हो जाए इमारत, तो उसको ऐसे चूना लगाने और उसको मेकअप करने से तो उसका कुछ बनना नहीं। तो उसकी बेसिस जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ये जो है बस कमिटमेंट हमारे लिए एक कम है, उसका फुकदान है, उसका बहुत लाजिम होना है अगर आपने वाकई सूबे के लिए या मुल्क के लिए कुछ करना है। बाकी जो है वो सियासत हर बंदा करता रहता है। लेकिन तो एक अपनी नौकरी मेरे ख्याल से कि हमें बाहर अगर कोई दुश्मन है, चाहे वो इंडिया हो या कोई और कंट्री हो, कुछ भी हो, उससे ज्यादा खतरा हमें अंदर वालों से है। ये जो वहां से सो कॉल्ड किस्म के लीडर्स उठ के इधर उधर इंटरव्यूज देते हैं इंडिया को खास तौर पे, और वो ये बताते हैं कि वो जी फ्रीडम फाइटर है, हमें उनसे बचने की जरूरत है। तो फ्रीडम फाइटर तो मैदान में होना चाहिए। वो इंग्लैंड में क्या कर रहा है? बिल्कुल सही, क्या कहते हैं फकर, क्योंकि क्लोजिंग पे जा रहे हैं हम। लास्ट वर्ड फकर। एग्जैक्टली बिल्कुल मेरा भी यही है। मैं भी यही कहता हूं कि अगर कोई फ्रीडम फाइटर है, मैं लास्ट उसमें कह भी चुका हूं अपने, कि अगर कोई फ्रीडम फाइटर है, फॉर एग्जांपल, अव्वल तो खुदा न खास्ता कोई कब्जा नहीं है वहां पर। बलूचिस्तान इज द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, एक चौथा, बल्कि अब तो जब गिलगित बल्तिस्तान बना तो एक 5वां सूबा उसको कहते हैं, और बड़ा एक जिसे कहते हैं रिच, जिसे कहते हैं कि रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है वहां पर। हाँ ठीक है, कुछ मसले मसाइल है, लेकिन वक्त के साथ जिस तरह नसीम साहब हैं, अचकज़ई साहब एक यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह के लोगों को देखें आना पड़ेगा। ये नहीं है कि मतलब, हाँ जिस तरह मैंने अचकज़ई साहब को मैंने इस एग्जांपल इसलिए कहा कि वो एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, मतलब लरबर की बात करते हैं, फलां ढिमका, ये इस तरह की कहानियां लोगों को सुनाते रहते हैं, या उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। या दूसरे हमारे जो लोग हैं, बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं,
वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, वहां के लोगों के ऊपर जब तक उनके ऊपर वो पैसा नहीं लगाएंगे, जब तक उनकी जो वसाइल हैं वहां के उनके ऊपर नहीं लगाएंगे, तो यकीन करें मैं कहता हूँ यार, मैं एक एजुकेटेड, बल्कि हम तीनों जो बैठे हुए हैं तो मेरे ख्याल कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तीनों में से हाईली एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें खुदा न खास्ता हमें रोटी नहीं मिलेगी, हमें घर नहीं मिलेगा, हमारे तन पे जो हम कपड़े पहनते ये नहीं मिलेगा, जो एक बेसिक नेसेसिटीज हैं वो हमें नहीं मिलेंगी, तो आपका क्या ख्याल है? हम सबसे बड़े, मेरे ख्याल में मैं सबसे बड़ा, अल्लाह ना करे लेकिन मैं कहूंगा सबसे बड़ा दहशतगर्द फिर मैं हूंगा, क्योंकि मैंने, लाजमी सी बात है, अगर मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा तो मैं उसको छीनने की कोशिश करूंगा, एक ह्यूमन नेचर है ये। हाँ। इसके ऊपर हमें अगर थोड़ा सा फोकस करें, जिस तरह से साहब बाकी दूसरे हर जगह पे तुर्बत में भी इस तरह हमारे बड़े माशाल्लाह से जो यंग लोग आ रहे हैं यूनिवर्सिटीज के पढ़े लिखे, मेरे ख्याल में उनको फोकस करना चाहिए जो वसाइल है उसके ऊपर भी, प्लस जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर भी, ना कि हम सारी जिंदगी अगर खैबर पख्तूनख्वा में मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं पंजाब को मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मीडिया हमारा बहुत हल्का लेता है बलूचिस्तान को। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, नो डाउट, आपने नो डाउट अबाउट, थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि हम आइंदा भी इस तरह की सिटिंग्स रखते रहेंगे ताकि बलूचिस्तान हाईलाइट होता रहे। और कल से रमजान है तो बस घर में ही रहे सब लोग, अपने अपने घर अफ्तारी करें, खत्म। बिल्कुल, स्टे सेफ एंड स्टे होम, क्योंकि कोविड-19 है और उसकी वजह से मेरे ख्याल है हम सबको थोड़ा सा एहतियात जो है बहुत सख्त जरूरत है। रमजान भी है और साथ में कोविड-19 जो वायरस है वो भी काफी स्पीड से बढ़ रहा है, तो जहां जहां भी हमारे ये लोग हमारी ये ट्रांसमिशन को देखते हैं तो मेरे ख्याल में उनको इस थोड़ा सा वो करना चाहिए और हमें मैसेज देना चाहिए अपने लोगों को कि वो एहतियात करें, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच।